किसी ने क्या खूब कहा है, एक वृक्ष पर अनेक फल लगते हैं, लेकिन उसके सभी फल एक साथ नहीं पकते। एक पहले पकता है, दूसरा अपने समय का इंतजार करता है। ठीक सफलता का भी हमारे जीवन में यही नियम है। किसी को जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा लेट मिलती है। इसलिए प्रकृति हमें यही सिखाती है कि किसी और की सफलता हमारी हार नहीं होती। हमारा समय भी जरूर आता है और उस समय के आने तक हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। परिस्थितियों से संघर्ष करना है। वो समय भी जरूर आएगा जब सफलता कदम चूमेगी और उस दिन आपकी आंखें खुशी से नम होंगी। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त सम्राट स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं राज्य कार्यपालिका व राज्य विधायिका। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल यानी गवर्नर को। ये टॉपिक आज ही शुरू हुआ है और सबसे पहले इसमें हम राज्यपाल को देखेंगे, उसके बाद राज्य का विधानमंडल यानी विधान परिषद और विधानसभा, इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम राज्यपाल के बारे में जितना कुछ पेपर में पूछा जा सकता है, सारे टॉपिक हम उससे संबंधित डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, राज्यपाल उसकी नियुक्ति है, योग्यताएं, राज्यपाल का कार्यकाल, पद की शपथ, राज्यपाल की शक्तियां। ठीक है, आज हम इन चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इन सब चीज़ों को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ फैक्ट, जैसे कि राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य में राज्यपाल का पद भी होता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद अनुच्छेद 153 से 162 तक वर्णित किया गया है। इसे राज्य का नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। यानी मुख्यमंत्री के पास होती हैं वास्तविक शक्तियां। जैसे केंद्र में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं, उसी तरह से यहाँ राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में वो शक्तियां निहित होती हैं। ठीक है, राज्यपाल का स्वयं वही कार्य है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति का होता है। अगर मैं आगे बात करूं तो भारत में राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से अपनाया गया है। जी हाँ, इसको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो भारत में राज्यपाल का पद है वो कनाडा के संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति की, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राज्यपाल की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी और राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। आगे अगर मैं बात करता हूं, अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मोहर से किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। सामान्यतः सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, राजनेता, वरिष्ठ नेता या अन्य योग्य व्यक्ति इस पद पर नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे और उनके अनुसार ही राज्यपाल अपना पद धारण करता है। आगे अगर मैं बात करूं, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य हैं, तो योग्यताओं को डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए उसकी, और वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद किसी भी सरकारी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। तो एक राज्यपाल नियुक्त होने के लिए ये योग्यताएं जरूरी हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कार्यकाल की, टेन्योर। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। जनरली राज्यपाल 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उससे पहले भी पद से हटा सकते हैं या 5 वर्ष के बाद भी उसको राज्यपाल नियुक्त करके रखा जा सकता है। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं। 5 वर्ष या उससे अधिक भी वो अपने पद पर रह सकते हैं अगर राष्ट्रपति चाहे तो। आगे बात कर लेते हैं पद की शपथ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में कोई वरिष्ठ न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होंगे वो संबंधित राज्य के होंगे। ठीक है, संबंधित राज्य के जो भी हाई कोर्ट के हेड जज होंगे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति की जानी है तो उनको शपथ जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो
हेड जस्टिस होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे। अगर वो नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में कोई जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ऐसे ही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। इनमें है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका शक्तियों में जो राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। पहले मुख्यमंत्री की और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। जैसे राष्ट्रपति करते हैं केंद्र में, तो ऐसे ही राज्यों में राज्यपाल का यह कार्य है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करते हैं। आगे अगर बात कर लें, राज्य के विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होना, ठीक है, ये इनकी कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगली जो पावर है विधायी शक्तियां। तो जो राज्यपाल है राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना और विघटन करना, ये इनकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। राज्य विधानसभा के सत्र को बुलाएंगे, स्थगित भी करेंगे और उनका विघटन भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह से। आगे विधानसभा को संबोधित करते हैं। राज्य में अध्यादेश जारी करना जो विधानसभा सत्र में न हो। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, उसी तरह से राज्यों में राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की स्वयं वही अवधि होती है जैसे हमने केंद्र में पढ़ा था। 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी किया जाता है। राष्ट्रपति करते थे अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अनुसार, और जो राज्यपाल होंगे वो करते हैं अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी। आगे अगर मैं बात करूं, किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 में ये बात की गई है, यानी विधानसभा से कोई पास विधेयक जब राज्यपाल के पास सिग्नेचर के लिए जाता है, उनके लिए वो 3 कंडीशन है, या तो उसको मंजूरी दे देंगे, या तो मंजूरी देना, उसको मंजूरी दे देंगे, या पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या उसको राष्ट्रपति की जो है मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति के परामर्श के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। वित्तीय शक्तियों की अगर मैं बात करूं, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, तो राज्य का जो बजट होता है विधानसभा में प्रस्तुत कराना किसका कार्य होता है? राज्यपाल का। राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। जैसे केंद्र में राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है लोकसभा में बजट पेश करने की, ऐसे ही राज्यों में जो है वो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। उसके बाद विधानसभा में बिना राज्यपाल की अनुशंसा के कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो राज्यपाल की पूर्व अनुमति आवश्यक है धन विधेयक को पेश करने से पहले। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, ऐसे राज्यों में राज्यपाल की। अगली पावर की बात करते हैं न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां हैं? तो दंड माफी, पार्डन पावर है, दंड का स्थगन, रिप्राइव, उसके बाद दंड परिवर्तन, रिमिशन, दंड का लघुकरण आदि, ये राज्यपाल की शक्तियां हैं। ठीक है, तो 2, 3 और 4, तो राज्यपाल के पास ये पावर है। दंड यानी माफ, जो दंड होता है उसको पूरी तरह से माफ कर सकते हैं, दंड का स्थगन कर सकते हैं, कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं, दंड की प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में पढ़ा था, और दंड की जो अवधि है उसको घटा सकते हैं, लघुकरण उसका कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यपाल होगा वो मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकता, ये इसके पास पावर नहीं है। राज्यपाल जो है वो मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये पावर केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती। इस चीज को ध्यान रखना है, राज्यपाल मृत्यु दंड को समाप्त नहीं कर सकते। आगे, लेकिन यह केवल राज्यों के विषयों में आए अपराधों के लिए होता है। जो राज्य संबंधी अपराध हैं, राज्यों के जो राज्य सूची से संबंधित है, राज्यों के विषयों में जो अपराध आते हैं, उन्हीं के लिए शक्तियां राज्यपाल की लागू होती हैं। आगे बात कर लेते हैं राज्यपाल की भूमिका, रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का रोल क्या है, भूमिका क्या होती है? तो जो राज्यपाल होता है राज्य और केंद्र के बीच सेतु यानी ब्रिज का कार्य करता है, एक सेतु की तरह कार्य करता है दोनों के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। उसके बाद वह यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार का काम संविधान के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। आगे, यदि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है, ठीक है, संवैधानिक संकट का मतलब है यानी जो वैधानिक तंत्र है वो विफल हो गया है, तब राज्यपाल क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं, राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकते हैं। तो राज्यपाल की सिफारिश पर ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये राज्यपाल की एक भूमिका होती है किसी भी स्टेट में। आगे बात कर लेते हैं कुछ विशेष तथ्यों की, जैसे कि भारत के संविधान में एक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था है, लेकिन एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 153 में। यानी एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
और राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण यानी उनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है। ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। आगे बात कर लेते हैं, राज्यपाल केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, उसके हाथ में सारी पावर होती है। राज्यपाल की आलोचना अक्सर इसलिए होती है क्योंकि उसे केंद्र सरकार का एजेंट भी कहा जाता है। राज्यपाल को केंद्र सरकार का एजेंट भी कहते हैं क्योंकि वो केंद्र के दिशा निर्देशों पर ही कार्य करता है। आगे हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, यानी ऑर्डिनेंस का मतलब होता है हिंदी में अध्यादेश। अध्यादेश, तो जो राज्यपाल है उसकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के तहत आती है। ये रहा आर्टिकल 213। तो सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ा सा इसको, ऑर्डिनेंस होता क्या है। वैसे हमने इसको पढ़ा था राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। ऑर्डिनेंस असल में एक अस्थायी कानून की तरह होता है, ये एक अस्थायी कानून है। इसे राज्यपाल अपनी शक्तियों से तुरंत लागू कर सकता है। यह असेंबली यानी विधानसभा की मंजूरी के बिना भी तुरंत लागू हो जाता है। ये होता ही जब लागू हो जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है और ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि उस पर तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो गया है, उस पर तुरंत एक्शन लेना आवश्यक हो गया है, तब जो राज्यपाल क्या करेंगे, एक अध्यादेश जारी करते हैं। उसका वही प्रभाव होता है जो विधानसभा से पास किसी कानून का होता है। ठीक है, आगे इसका कानूनी आधार क्या है? अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल असेंबली के नहीं होने पर ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। असेंबली के नहीं होने का मतलब ये है जब विधानसभा छुट्टी पर हो, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तब ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। आमतौर पर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से इस शक्ति का इस्तेमाल करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक है तभी अध्यादेश की घोषणा की जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना है, राज्यपाल की ये विवेकी शक्ति नहीं है। मंत्रिपरिषद उसको लिखित सिफारिश करेगी तभी जो है इसकी जो है घोषणा की जाती है। कब जारी होता है? जब विधानसभा सत्र में नहीं है और तुरंत कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब ये जारी होता है। उदाहरण के लिए जैसे कोई संकट आ गया हो, आपात वित्तीय निर्णय लेना हो या जनता की सुरक्षा से संबंधित कोई मुद्दा हो, तो उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उम्मीद है एकदम से बात क्लियर हो रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे अगर मैं बात करता हूं अवधि और मंजूरी, कितनी इसकी अवधि होती है, ठीक है, और कब तक इसको मंजूरी दी जाती है। ऑर्डिनेंस जो होता है वो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए प्रभावी रहता है। ठीक है, ये केवल 6 सप्ताहों के लिए लगाया जाता है। जब विधानसभा फिर सत्र में आती है, ठीक है, जब विधानसभा सत्र में आती है तो इसको विधानसभा के द्वारा अनुमोदित कराना होता है। अगर विधानसभा इसको अनुमोदित नहीं करती है तो ये स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगर विधानसभा इसको अनुमोदित कर देती है तो इसकी अवधि 6 माह तक और बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा अगर अनुमोदित नहीं हुआ है तो ये स्वतः ही उसी दिन समाप्त मान लिया जाता है जिस दिन विधानसभा की पहली बैठक होती है। आगे हम बात करते हैं, विधानसभा इस दौरान ऑर्डिनेंस कानून को एक्ट में बदल सकती है। ऑर्डिनेंस को कानून यानी एक्ट में इसको बदल सकती है या उसे रद्द कर सकती है। जिस दिन उसकी पहली बैठक होगी उस दिन या तो इसको कानून में बदलेगी या उसे रद्द कर लेगी। अगर मंजूरी नहीं मिली तो ऑर्डिनेंस स्वयं ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है जैसा राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का होता है। ठीक है, बिना विधानसभा से इसको पास कराए इसकी अधिकतम अवधि कितनी हो जाती है? इसकी जो अधिकतम अवधि है, अधिकतम अवधि बिना पास कराए तो इसकी अधिकतम अवधि 6 सप्ताह प्लस 6 माह। अब ये इसकी अधिकतम अवधि है, इसको हम कह सकते हैं 7.5 माह। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो अधिकतम जो अवधि है इसकी वो 6 सप्ताह और 6 माह होती है, यानी 7.5 माह होती है बिना विधानसभा से पास कराए। 6 सप्ताह तो ऑलरेडी होता ही है जब इसकी घोषणा होती है। अगले 6 महीने तक अगर बैठक नहीं होती विधानसभा की तो अगले 6 महीने तक भी यही लागू रहता है। अगर बैठक बीच में हो जाती है तो विधानसभा इसको अनुमोदित करती है तो ये आगे 6 महीने तक चलेगा, अन्यथा वही समाप्त मान लिया जाता है। उम्मीद है बात एकदम से समझ में आ गई होगी। आगे बात कर लेते हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो पेपर में पूछे गए अब तक, तो मैं उन पर डिस्कस करने वाला हूं अब। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुच्छेद 153 की। इसमें व्यवस्था है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अनुच्छेद 154 की। इसके तहत जो कार्यपालिका की शक्ति होगी वो राज्यपाल के पास होती है, यानी राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति का जो है प्रमुख माना गया अनुच्छेद 154 के तहत। राज्य में संपूर्ण कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होगी। यह शक्ति राज्यपाल को सरकार बनाने, आदेश देने और प्रशासन चलाने का कानूनी अधिकार देती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 155 की। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं।
आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 156 की। 156 में कार्यकाल और नियुक्ति समाप्ति आदि का प्रावधान है। जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्देश पर कार्यकाल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम अनुच्छेद 157 की। राज्यपाल के पद हेतु योग्यताएं हैं। योग्यताएं हमने डिस्कस कर ली है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये उसके पद हेतु योग्यताएं निर्धारित की गई है संविधान में। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 163 की। राज्य में मंत्री परिषद और सलाहकार की भूमिका, यानी राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन विवेकाधीन शक्तियों में राज्यपाल अपने निर्णय खुद ले सकता है। आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 213 की। राज्यपाल की ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति, यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 213। आगे बात कर लेते हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, जो यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनमें राज्यपाल नियुक्त नहीं किए जाते। ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज में राज्यपाल नहीं होता, वहां होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब क्या है, जैसे दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, इसका मतलब होता है उपराज्यपाल। उपराज्यपाल, दिल्ली में राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती, वहां होते हैं एलजी, शॉर्ट में बोलते हैं उपराज्यपाल। ऐसे ही पुदुचेरी में, लेकिन लक्षद्वीप में क्या होता है, प्रशासक। लक्षद्वीप में जो राज्यपाल है उसको प्रशासक के नाम से, एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। जैसे सामान्य प्रदेशों में, जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के नाम से जानते हैं, दिल्ली में उसको उपराज्यपाल के नाम से, और लक्षद्वीप में प्रशासक आदि के नाम से इसको जाना जाता है। व्यक्ति एक है, लेकिन नाम जो उनके अलग अलग नामों से उनको जाना गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। राज्यपाल को ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आप वीडियो को एंजॉय किए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।